नमस्कार। कोविड संक्रमण के चलते दाऊदी बोहरा समाज उदयपुर के सीनियर मेंबर्स की राय मशवरे के बाद हमने समाज के ही डॉक्टर्स की देखरेख में दाऊदी बोहरा कोविड केयर सर्विसेज को 14 अक्टूबर को अंजाम दिया था। दाऊदी बोहरा कोविड केयर के तहत हमारा डॉक्टर्स का पैनल आपको कोविड के बारे में जानकारी देगा, एहतियात का मशवरा देगा और इलाज के बारे में भी बताएगा। डॉक्टर अब्बास सैफ़ी, डॉक्टर अशफाक हुसैन, डॉक्टर साले मोहम्मद कागज़ी, डॉक्टर मंसूर अली अलवी, डॉक्टर शोएब कुतुब, डॉक्टर नाज़िमा आरवी, डॉक्टर मिकदार हुसैन बोहरा, डॉक्टर अनीस जुक्करवाला, डॉक्टर कुरैश बम्बोरा और डॉक्टर इसाक शाह इस मुहिम में दाऊदी बोहरा कोविड केयर कमेटी के एडवाइजरी पैनल पे हैं। दाऊदी बोहरा कोविड केयर में हमने प्रोफेशनल नर्सिंग केयर स्पेशलिस्ट्स को जोड़ा हुआ है जो कि दाऊदी बोहरा कोविड केयर हेल्पलाइन का संचालन करेंगे। डॉक्टर शबनम ने हेल्पलाइन और नर्सिंग केयर का ज़िम्मा उठाया है, जिसके लिए हम उनके शुक्रगुजार हैं। इस हेल्पलाइन पर आप कोविड के मुतालिक कोई भी जानकारी ले सकते हैं, जैसे कि अगर आपकी तबीयत ख़राब है तो क्या करना चाहिए, टेस्ट कैसे करवाएं, क्या टेस्ट करवाना ज़रूरी है, कैसी दवाइयाँ ली जानी चाहिए, किस डॉक्टर से राय लेनी चाहिए, संक्रमण होने पर होम क्वारंटाइन में किन चीज़ों का ध्यान रखना है, दवाइयाँ कैसे लेनी हैं, अपनी हेल्थ मॉनिटरिंग कैसे करनी है ड्यूरिंग क्वारंटाइन को, मरीज़ के केयर टेकर की क्या जिम्मेदारी है, क्वारंटाइन पीरियड के बाद कैसे अपने आप को नॉर्मल रूटीन में लाएं वगैरह सवाल पूछ सकते हैं। ध्यान रहे कि दाऊदी बोहरा कोविड केयर हेल्पलाइन आपका पहला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रहेगा। जो मोबाइल नंबर आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं, आपको सिर्फ इन्हीं नंबर्स पे फ़ोन करना है, जवाब आपको तुरंत मिलेगा। किसी वजह से अगर जवाब नहीं मिलता है या फ़ोन नहीं उठता है तो आप फिक्र ना करें, टीम आपको फिर से पलट के फ़ोन करेगी। आपको अपना नाम पता देना होगा ताकि रिकॉर्ड्स बने और आपको अपनी तकलीफ़ बतानी है। आपको कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं और आप राय ले सकते हैं। दाऊदी बोहरा कोविड केयर के अंतर्गत हम बोहरा यूथ डिस्पेंसरी बोरवाड़ी में बेसिक दवाइयाँ भी और होम क्वारंटाइन किट भी अवेलेबल कराएंगे नॉमिनल रेट चार्जेस पे। हेल्पलाइन की नर्सिंग केयर स्पेशलिस्ट्स प्रोफेशनली ट्रेंड हैं और वे आपकी हर तरह से मदद करेंगे। जल्द ही दाऊदी बोहरा कोविड केयर में कुछ जगहों पर हम होम आइसोलेशन और होम क्वारंटाइन की सुविधा भी मुहैया कराएंगे, जिसके बारे में आपको इसी चैनल के माध्यम से इत्तला दी जाएगी। उदयपुर के CMHO चीफ मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर दिनेश खराडी और उनकी टीम, WHO उदयपुर के ऑफिसर्स ने इस मुहिम का पूरा सपोर्ट किया है और कहा है कि वो हर तरह से इसकी मदद करेंगे। आपसे इल्तिजा है कि हेल्पलाइन और टेस्टिंग सर्विसेज का पूरा फ़ायदा उठाएं, आप सुरक्षित रहें और तंदुरुस्त रहें। आज हम आपसे व्हाट्सएप पे आज शाम को व्हाट्सएप, SMS, सोशल मीडिया और उदयपुर टाइम्स के पेजेस के ज़रिए एक सिंगल लाइन क्वेश्चनर शेयर करेंगे। इसको आपको भर के और सिर्फ सबमिट करना है। इन क्वेश्चंस में आप आपके कोविड से रिलेटेड कोई भी जानकारी पूछ सकते हैं, कोई भी सवाल, कोई कन्फ्यूजन हो तो बता सकते हैं, उसका सवाल आप पूछ सकते हैं। तो इन क्वेश्चंस और प्रॉब्लम्स को इकट्ठा करके हमारे पैनल से हम इसे शेयर करेंगे और इस हफ्ते के एंड में हम एक टॉक शो ऑर्गेनाइज़ करेंगे ऑनलाइन, जिनमें इन्हीं सवालों का जवाब हमारे डॉक्टर्स का एडवाइजरी पैनल देगा। तो इसके बारे में आपको इत्तला दे दी जाएगी। इस क्वेश्चनर का लिंक सोशल मीडिया पे आज शाम तक वायरल कर दिया जाएगा। इसका भी पूरा फ़ायदा आप उठाएं। डॉक्टर टॉक जो हमने स्टार्ट किया है, वीडियो टॉक्स, एडवाइजरी टॉक्स, उसका सिलसिला जारी रखते हुए आज हम आपको समाज के तजुर्बेकार ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर साले मोहम्मद कागज़ी से रूबरू कराएंगे। डॉक्टर साले स्पाइन व जॉइंट रिप्लेसमेंट के क्षेत्र में 20 साल से कार्यरत हैं। 13 वर्ष विदेश में एक्सपीरियंस लेने के बाद वे अब उदयपुर के पैसिफिक हॉस्पिटल से जुड़े हुए हैं। स्पाइन सर्जरी के क्षेत्र में इन्होंने जर्मनी, अमेरिका और इंग्लैंड से ट्रेनिंग ले रखी है। इस वीडियो को और अपने आने वाले सभी वीडियो को आप ध्यान से देखें, इनको स्टोर करें और सुनें और इनके मशवरे पे ज़रूर अमल करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। आज का टॉपिक हमारा वायरस के ऊपर है, जो त्रासदी से आज हम जूझ रहे हैं, जो मानव सभ्यता के इतिहास में हमारे जीवन काल में ऐसी त्रासदी हमने कभी ना देखी ना सुनी। मॉडर्न टाइम्स में जो ये त्रासदी है, जिससे पूरा संसार, पूरा वर्ल्ड जूझ रहा है। बैक्टीरिया एक जीवाणु होता है जो सांस लेता है, उसको पानी चाहिए, खाना चाहिए, लेकिन वायरस एक निर्जीव तरह का कण है, प्रोटीन का कण है, जो 1,00,000 से 1.5 लाख गुना छोटा होता है, जिसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से दिखता है। ये
कण ऐसा है कि इसका एक ही काम है, बॉडी में जाते ही ये मल्टीप्लाई करता है। तो कोरोना उसी जाति का एक कीटाणु है। इम्यूनिटी क्या है? तो इम्यूनिटी एक बॉडी के अंदर जो डिफेंस मैकेनिज्म है, जो भी आपको बीमारी होती है उसको लड़ने की क्षमता होती है, वो हमारी बॉडी में होती है। पूरे दिन में हर पल बैक्टीरिया, जीवाणु या कीटाणु, वायरस, फंगस सब अपनी बॉडी में एंटर करना चाहते हैं। जैसे आपने कोई ब्रेड रख दी 1-2 दिन या रोटी रख दी, तो आपने देखा होगा 2-3 दिन में उसके ऊपर फंगस जम जाती है। ये जीवाणु हमारी बॉडी में भी जाते हैं। जब हम सांस लेते हैं या कुछ खाते हैं तो हमारी बॉडी में भी जाते हैं, और हमारी बॉडी में डिफेंस मैकेनिज्म होता है, इसलिए फंगस नहीं उगता है या बीमारियां नहीं हो पाती। ज़्यादातर डे टू डे में ये इम्यूनिटी डिफेंस मैकेनिज्म काम करती है। जैसे कई बीमारी जिसमें ऑब्वियसली क्या होता है इम्यूनिटी में, अगर आपने देखा होगा कंजक्टिवाइटिस, आँख आ जाती है तो आँख बिल्कुल लाल हो जाती है और आंसू आने लग जाते हैं। तो ये लाल होना और आंसू आना ये रिएक्शन है बॉडी का, डिफेंस मैकेनिज्म है, जिसको इन्फ्लेमेशन कहते हैं। तो आंखें जब लाल होना, अपने लिए वो लाल हो रही है, लेकिन एक्चुअली में वो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है और बॉडी का वॉर चालू हो जाता है कीटाणु या बैक्टीरिया के अगेंस्ट में। तो खून बहुत तेज़ी से चलता है, तो आंखें लाल हो जाती है। और इस युद्ध में ये वॉर जो होता है बॉडी की सेल्स और वायरस या बैक्टीरिया के बीच में, तो उसमें बैक्टीरिया मरते हैं, कचरा जमा होता है, वही कचरे को अपन मवाद कहते हैं या पीप कहते हैं। तो इसी तरह कोरोना में जो कीटाणु है वो लंग्स में जा रहा है थ्रू जो आपके सांस के द्वारा, सांस की नली फिर फेफड़े, तो वहाँ जाकर ये इन्फ्लेमेशन कर रहा है। बॉडी इसको मारने की कोशिश में सर्कुलेशन बढ़ जाता है, और ये जो इन्फ्लेमेटरी प्रोडक्ट्स है, जो बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है, उसमें और कीटाणु में जब युद्ध होता है तो वापस वहाँ पर पानी जमा हो जाता है। जैसे आंसू, आँख में आंसू है तो बाहर गिर जाते हैं, लेकिन लंग्स में बाहर जाने की जगह नहीं, तो वो वाटर, जो आंसू समझ लो या वाटर जो जमा होता है वो वहीं रह जाता है। और यही पानी और थोड़ा पीप जो बनता है वो लंग में जमा हो जाता है, और लंग काम करने, लंग का बहुत जिस पार्ट्स में जमा हो जाता है उसको एक्चुअल में अपन न्यूमोनिया कहते हैं, यानी वो पार्ट अब काम करने लायक नहीं रहता है। लंग का, फेफड़े का एक ही काम है ऑक्सीजन लेना, बॉडी में पहुंचाना, और कार्बन डाइऑक्साइड जो विषैली गैस है, टॉक्सिक गैस है, उसको बाहर निकालना है। तो इसमें न्यूमोनिया होने पर दोनों काम रुक जाते हैं, यानी आपका ऑक्सीजन भी नहीं जा रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर नहीं आ रहा है। जैसे ऑक्सीजन, ब्रेन के लिए ऑक्सीजन इमीडिएटली जाना बहुत ज़रूरी है। ऑक्सीजन ब्रेन में नहीं जाती है, यानी ब्लड के थ्रू ब्रेन में नहीं जाती है, ब्लड में नहीं जाती है, तो ये ऑक्सीजन, हार्ट जो कंटिन्यूस पंप कर रहा है उसको भी ऑक्सीजन चाहिए, तो वहाँ भी ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो अल्टीमेटली हर ऑर्गन ऑक्सीजन की कमी के चक्कर में हर ऑर्गन डैमेज होना। अब इसका इलाज क्या है? अब तक हमने सुना है बहुत से वायरस के बारे में, चेचक, प्लेग, जो अब एरेडिकेट हो चुके हैं, लेकिन अभी भी कई वायरस की बीमारियां हैं, जैसे एड्स, जो कि अभी 40-50 साल पहले ही डिस्कवर हुआ है, यानी पहले वो नहीं था। तो ऐसे वायरस जो जानवरों के थे अब इंसानों में बीमारी करने लग गए हैं। तो कोरोना भी ऐसा ही, जो अभी अभी चालू। इरेडिकेशन के लिए दवाएँ आती है एंटीवायरल। अब ये ज़रूरी नहीं कि कोई भी वायरस जो डिस्कवर हो उसकी दवाई इमीडिएटली आ जाए। एड्स जो 40 साल हो गए, 50 साल हो गए, अभी तक एड्स वायरस की कोई इफ़ेक्टिव दवा नहीं आई। पोलियो, जो पहले आपको बच्चों को वैक्सीन लेने पड़ते हैं, इसलिए कि पोलियो की भी खुद दवा नहीं है अभी। लेकिन वायरस के अगेंस्ट में एक होपफुल सिचुएशन यह है कि वैक्सीन बनाया जा सकता है ताकि फैले नहीं। जैसे स्मॉल पॉक्स में हुआ, तो अब सब वैक्सीन की वजह से कम हो गए। वैक्सीन से, जैसे दूसरी टीबी की बीमारी बच्चों में पैदा होते ही बीसीजी दिया जाता है, इसलिए कि उस टीबी की बीमारी, अब टीबी की बीमारी और कोरोना वायरस मोर और लेस करीब करीब एक जैसे हैं। जिसको लंग्स में टीबी होता है, खांसी होती है तो खांसी के थ्रू जो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, पानी की बूंदें निकलती हैं, थूक की बूंदें, उससे वो
टीबी के बैक्टीरिया फैलाता है और दूसरे आदमी इंसान जो आसपास रहता है उसमें फैल जाता है। यानी भीड़ में आप जाओ, किसी को टीबी खांस रहा है, मंदिर में जाओ, मस्जिद में जाओ, सिनेमा हॉल में, या आपके घर में नौकर चाकर है, ड्राइवर है, तो इस तरह टीबी फैलती। तो उदयपुर में जैसे अपने टीबी के लिए बहुत बड़ा हॉस्पिटल यहाँ से 20-30 किलोमीटर दूर बड़ी में इसलिए बनाया गया क्योंकि उस टाइम टीबी का भी इलाज नहीं था, और बेस्ट तरीका ये था कि टीबी के मरीज़ को जो सबको फैला रहा है टीबी, वहाँ सेनिटोरियम में डाल दें। यानी वो भी एक तरह का क्वारंटाइन है, जो अभी कोरोना में हम लोग करते हैं। पेशेंट जो कोरोना जिसको हो जाता है उसको हॉस्पिटल में अलग से रख देते हैं। तो टीबी से अपन सीख ले सकते हैं कि ये भी मोर और लेस इसी तरह की बीमारी है। लेकिन एक बहुत बड़ा डिफरेंस जो आ रहा है कोरोना और टीबी के बीच में, टीबी में कैरियर नहीं होता है। यानी जिसको टीबी है वो खांसता है तो आपको पता चल जाता है कि इस मरीज़ से दूर रहना है। कोरोना में ऐसा नहीं है। कोरोना में जिसको इन्फेक्शन हो गया, वो खांस रहा, वो तो फैला ही रहा है, और जिसको कोरोना है लेकिन बीमारी नहीं हुई, उसके लक्षण नहीं दिख रहे हैं, तो वो भी कोरोना फैला रहा है। इसलिए आपको पता नहीं कि कौन आपको कोरोना दे जाएगा। तो ये प्रॉब्लम आ रही है। इसलिए बेस्ट तरीका अभी फ़िलहाल जब तक इसका वैक्सीन ना आए या कोई दवा ना आ जाए, तब तक आपको बीमारी से बचना ही एक तरीका है। आज जो कम्युनिटी स्प्रेड हो चुका है, अब आप किसी को भी कोई भी कह नहीं सकता मुझे नहीं है, मैं कैरियर नहीं हूँ, किसी को नहीं मालूम। मैं भी हो सकता हूँ, या मेरे सामने दूसरा मरीज आ रहा है, या जो मुझे मिलने आ रहा है वो भी हो सकता है। वो मुझे दे सकता है या मैं उसे दे सकता हूँ। दूसरों को भी आपसे नहीं लगे वो भी देखना है। आपको दूसरों से बचना है और आप दूसरों को बचाओ। तो दो चीज़ होनी चाहिए। अब जो रिसर्च वगैरह स्टडीज़ करके देखा है कि डिस्टेंस अगर मेंटेन किया जाए तो वायरस जो मुंह से गिरता है वो डिस्टेंस रहेगा तो बहुत चांसेस कम हो जाते हैं कि वो दूसरे में फैले, दूसरे के सांस के दौरान अंदर चला जाए। लेकिन जैसे एक एग्जांपल मैं दे देता हूँ आपको, परफ्यूम। कोई भी रूम में आता है, भले कितना दूर हो, परफ्यूम लगा होता है तो एकदम से आपको खुशबू आ जाती है, हालांकि बहुत दूर बैठा हुआ है रिलेटिवली, और उसके जाने के बाद भी आपकी हवा में खुशबू रहती है। तो वायरस भी बहुत ही माइन्यूट कण है, जैसा मैंने कहा। तो ये भी हवा में रहता है, कितना रहता है, अब इस पर कितना वायरल लोड है, इस पर नंबर पे भी डिपेंड करता है। जो मरीज है उससे जो निकलता वायरल लोड बहुत ज़्यादा होता है, यानी लोड मतलब नंबर ऑफ वायरस। अब ये तो लाखों करोड़ों में होते होंगे, वी डोंट नो एग्जैक्ट नंबर कितने। वी एज्यूम दैट वायरल लोड जितना ज़्यादा होता है जिस मरीज़ का या कैरियर का, वो उतना ही ज़्यादा इन्फेक्टिव होता है, उससे फैलने के चांसेस। जैसे कि टीबी से बचने का, क्योंकि हम एक्सपीरियंसड हैं, सिमिलर बीमारी है। टीबी में क्या होता है, टीबी के मरीज़ को अलग रखो, दूर रखो, उसका खाना पीना, कपड़े जो हम अलग रखते थे उसके पास कोई नहीं जाए। तो यही चीज़ है कोरोना में, आपको दूरी बनाए रखनी है, भीड़ में नहीं जाना है। इम्यूनिटी जो आपकी हर इंसान की होती है वो भी डिपेंड करती है फैमिली वाइज, जेनेटिक वाइज, किस फैमिली में ज़्यादा होती, किसी में कम होती। इसके अलावा आपको ऑलरेडी अगर कोई डिजीज़ है तो इम्यूनिटी कम हो जाती है। जैसे कि आपको एनीमिया है, यानी कि माल नरिश्ड है, बॉडी में विटामिन की कमी है, प्रोटीन की कमी है, या आपको दूसरी बीमारी जैसे कैंसर है, ब्लड कैंसर है, या दूसरा कोई भी कैंसर है। कैंसर में पूरी बॉडी आप सूख के पतले हो जाते हैं, न्यूट्रिशन वगैरह सब की कमी होती है, तो इम्यूनिटी बहुत कम हो जाती है। डायबिटीज़ बहुत कॉमन डिजीज़ है। डायबिटीज़ में भी सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इम्यूनिटी का। कई बीमारियों की वजह से, एस्थमा या दूसरी रेस्पिरेटरी सांस की बीमारी उसके लिए लेते हैं, या गठिया के लिए लेते हैं, लंबे टाइम से जो लेते हैं उनको इम्यूनिटी कम होती है। किडनी की बीमारियां जिनको होती है, या लीवर की, या उम्र 60-65 के बाद वैसे ही बॉडी कमज़ोर हो जाती है और इम्यूनिटी कम हो जाती है, उनकी हर चीज़ बीमारी से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है। इसलिए ये लोग वल्नरेबल है, इनको कोरोना लगने का, और लगने के बाद भी उनका जो डैमेज है, बीमारी सीरियस होने का चांसेस ज़्यादा रहते हैं। सब एविडेंस आ जाए, दवा सेफ़ है, कैसे कितनी डोज होगी, क्या होगी, इसकी इकोनॉमी क्या होगी,
इन सब के बाद दवा आती है। और अब भ्रामक प्रचार जो होता है, पब्लिसिटी, आजकल हर कोई अपने हाथ धोने लग गया है कोरोना के चक्कर में, और लोग बेवकूफ़ बन जाते हैं क्योंकि डेस्परेट हैं, हर मरीज़ डेस्परेट है, डरा हुआ है, तो किसी की भी बातों में आ जाता है। ये रिलीफ आ जाता है कि आ गया इलाज, तो अब डरने की ज़रूरत नहीं है, तो आदमी बेखौफ हो जाता है, जैसे अभी हो रहा है। अब लोग भीड़ भाड़ में भी जाने लग गए, फतेह सागर भी घूम रहे हैं, पिकनिक भी जा रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं। जो आइडियली जो शुरू में लॉकडाउन हुआ उतना स्ट्रिक्ट रहने की ज़रूरत अब है, उस टाइम भले ज़रूरत नहीं थी। अब तो इतना बढ़ गया कि अब ज़्यादा ज़रूरत है आपको। घर में रहें, बिना बात के बाहर ना जाएं, बहुत ज़रूरी हो तो हॉस्पिटल जाएं। तो अननेसेसरी ऐसे काम ना करें जो कि आपको उसके लिए हॉस्पिटल जाना पड़े। जैसे आप बाहर जाएं, बाहर का खाना खाएं, आपको डायरिया हो जाए, वॉमिटिंग हो जाए, टाइफाइड हो जाए, अब फिर उसका इलाज कराओ, तो ये सब एहतियात रखने पड़ेंगे। जब तक कोरोना का कुछ डेफिनेट पता नहीं चल जाता, इलाज नहीं आ जाता, ये तय नहीं हो जाता है कि क्या करें। हो सकता है कुदरती अपने आप चला जाए, जैसे सार्स चला गया, कई वायरस डिजीज़ आती है चली जाती है। दूसरा ये भी सुनने में आया कि लोगों को गलत फहमी है, कोरोना का इलाज हो रहा है, लोग बच रहे हैं, रिकवर हो रहे हैं, जैसे न्यूज़ में और आता है इतने रिकवर हो गए। रिकवर होना अलग बात है, लेकिन एक बार आपके लंग डैमेज हो गए तो जो डैमेज हो गया वो डैमेज हो गया, इरिवर्सिबल डैमेज है, ये रिवर्स नहीं हो सकता है। जैसे चेचक की बीमारी में अपन ने देखा, जिनको हो चुका है बचपन में, पूरा चेहरा चेचक के दाग से दिखता है कि इसको, जब बचपन में वो कितने ही साल हो गए होंगे फिर भी दिखता है कि इसको चेचक हो चुका है, क्योंकि वो स्कारिंग रह जाती है। वैसा ही वायरस में लंग में एक बार डैमेज हो गया वो परमानेंट है। चेचक के दाग फेस पे जो आपको दिख जाते हैं, लंग के अंदर जो डैमेज आपको दिखता नहीं, लेकिन वो रिफ्लेक्ट करता है लंग फंक्शन में। जब आप जितना पहले दौड़ रहे थे या चल रहे थे उतना आप चलने जाएंगे तो आप हांफने लग जाएंगे, क्योंकि अब लंग की कैपेसिटी कम हो गई है। लंग की कैपेसिटी कम होने से दूसरी 10 बीमारियां होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। आपके हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन सप्लाई कम जाएगी हार्ट को। जब आपको इमरजेंसी, जैसे दौड़े आप या ज़्यादा काम कर लिए, सांस तेज़ फूले लेकिन ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हुई, हार्ट तेज़ चल रहा है, तो फिर हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि हार्ट को ऑक्सीजन नहीं जाएगी, उसी को हार्ट अटैक कहते हैं। अब इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आम पब्लिक क्या कर सकती है? जैसे बॉडी की इम्यूनिटी के लिए कुछ चीज़ें वाइटल होती है। वाइटल मीन्स कि उसके बिना आप मर जाते हैं या आपको बीमारी हो जाती है, तो इसीलिए वाइटल कहते हैं ये। और वाइटल मीन्स विटामिन का नाम ही वाइटल से आया, बिकॉज इसके बिना आप जी नहीं। में आपके विटामिन प्रॉपर होने चाहिए। जैसे आपने सुना हुआ विटामिन सी, स्कर्वी से खून बहना चालू हो जाता है, इसका विटामिन सी की डेफिशिएंसी होने से। विटामिन सी ऐसी चीज़ है जो खाली फ्रेश फ्रूट से आती है, आपके फ्रिज में रखे फूड या और कहीं पैक्ड फूड में नहीं होता है। तो विटामिन सी बराबर जाए, फ्रेश फ्रूट लें, या आंवला अच्छी चीज़ होती है विटामिन सी के लिए। फिर विटामिन ए भी बॉडी की डिफेंस मैकेनिज़्म, जो प्रोटेक्शन, इन्फेक्शन के लिए प्रोटेक्शन जो होता है, उसके लिए विटामिन ए, हरी सब्जी, पालक, इसमें अच्छा होता है। एग्स में हाई क्वालिटी के प्रोटीन्स होते हैं। प्रोटीन्स अगेन बॉडी की जो डिफेंस मैकेनिज़्म या जो लड़ने की क्षमता है बीमारियों से, उसके लिए हाई क्वालिटी प्रोटीन जो अंडे में होता है। अब सोचिए, जो अंडे का योग होता है, एग योग येलो होता है। येलो इसलिए होता है कि उसमें फॉलिक एसिड होता है, विटामिन। और इसकी ताकत ये है कि उसी एग योग से एक चूज़ा बन जाता है, यानी उस एग योग में जीवन शुरू करने के हर एलिमेंट मौजूद है। फिर बीमारी अब जैसे सुनने में आ रहा है कि मुंह से फैलती है, बोलने से, या आपकी बूंदें जो मुंह से गिरती है, टेबल पे गिर गई, आपका हाथ टच हो गया, वापस अनजाने में आपने हाथ यहाँ टच कर दिया तो उस सांस की नली में चली जाएगी सांस के साथ। तो ट्राई करिए हाथ साफ रहें, कहीं भी टच किया अनजानी जगह या गंदे हैं तो उसको धोइए सिंपल साबुन से। सैनिटाइज़र होना बहुत ज़रूरी बात नहीं है, ना है तो ठीक है, ना हो तो भी साबुन से साफ़ रखिए। यानी अपने आप को ऐसा रखें जैसे आप नमाजी है, 24 घंटे नमाजी रहना है।
अननेसेसरी बिना बात के किसी को छूना नहीं। और गंदा है ऐसा लग रहा है कि पब्लिक प्लेस में जैसे हैंडल डोर के या रेलिंग या ऐसी कोई चीज़ छू ली तो हाथ को आप क्लीन कर सकते हैं, करना चाहिए। दिन में 4-5 बार आप देख लो, हाथ को गंदे हो तो साफ़ कर लीजिए। आप सीरियस कोरोना की वजह से नहीं, दूसरी बीमारी से भी होते हैं, हार्ट अटैक या दूसरी कोई भी, तो भी आपका इलाज अब बहुत मुश्किल हो गया है। बेड मिलना नहीं मिलना, आईसीयू में जगह है नहीं है, तो बहुत से इश्यूज़ हैं। तो बेस्ट है कि अपन बचें जितना हो सके। बुज़ुर्ग जो बाहर ऐसे गीले में ना चलें, टॉयलेट जाए तो ध्यान रखें, या टॉयलेट में पकड़ने की उनकी कुछ चीज़ होनी चाहिए ताकि वो फिसले ना, क्योंकि घर में 60-70% फ्रैक्चर घर में फिसलने से होते हैं। बुज़ुर्गों के हिप में फ्रैक्चर हो जाता है, ज़रा से स्लिप हुए हाथ में, रिस्ट में फ्रैक्चर हो जाता है। तो इन सब चीज़ को अवॉइड करना है ताकि हॉस्पिटल जाने का काम कम से कम पड़े। या घर में अब कोई बीमार है, खांसी है, बुखार है, तो उसको रिपोर्ट करिए, इलाज कराइए, डॉक्टर से बात करिए कि क्या करना है। हो सकता है कोरोना, ज़रूर नहीं, अभी कॉमन फ्लू भी हो सकता है, ज़रूर नहीं कि आपको कोरोना ही हो, लेकिन उसका ट्रीटमेंट और उससे दूरी बनाए रखें। लेकिन अगर बुखार है, खांसी है, तो उसको कोरोना समझकर ही ट्रीट करें, उससे दूरी बनाए रखें, प्रोटेक्शन रखें। और हॉस्पिटल में भी जगह नहीं है, वार्ड में भी जगह नहीं है, उसके अलावा नर्सिंग, हेल्थ वर्कर्स, डॉक्टर्स, सबके अपने इश्यूज़ हैं, टेक्निकल इश्यूज़ हैं। अब डॉक्टर्स को खुद का भी प्रोटेक्शन चाहिए। आप मरीज हो गए, आपका इलाज करना है, वो सही है, डॉक्टर का जिम्मेदारी है, लेकिन डॉक्टर को अपना भी बचाव करना ज़रूरी है। और आज ये जो हम कार्यक्रम कर रहे हैं सब डॉक्टर्स मिलकर, हमारा मकसद यही है कि जो पेशेंट का लोड है समाज में वो कम से कम किया जाए। तो ये अवेयरनेस थोड़ा सा अगर अपन ध्यान रखें तो ये बीमारी को ख़त्म तो नहीं किया जा सकता है, काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। दूसरा, इस बीमारी में एक और प्रॉब्लम है कि एक ही परिवार में एक से ज़्यादा को भी हो रहा है। और आम बीमारी में तो आप हॉस्पिटल जाओगे, आपको मिलने देंगे, आप उनके साथ रहेंगे, उनका खाना पीना, टिफ़िन घर से ले आए, सब चीज़ होता है। लेकिन कोरोना में आइसोलेशन वार्ड में एक बार मरीज गया तो आपको न तो मिलने देंगे, ना बराबर आपको पता चलेगा क्या चल रहा है नहीं चल रहा है। और सब में ब्लैंकेट ट्रीटमेंट चल रहा है, हर पेशेंट की सेम दवाई है। बेस्ट तरीका है कि इन सब को ध्यान में रखते हुए बचा जाए। इसके अलावा जिनको बीमारी हो जाती या पॉजिटिव आ जाता है तो दूसरे अदर प्रॉब्लम, अगेन एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, पेशेंट फिर वार्ड में, हॉस्पिटल में अकेला कि कोई मिलने नहीं दे रहा है, तो कोरोना से ज़्यादा वो दूसरे स्ट्रेस से भी और बीमार हो सकता है। हार्ट अटैक। कहने का मतलब यही है कि पहले तो प्रोटेक्शन रखें, यानी दूरी, ज़रूरी हो तो ही बाहर जाए, घर से भीड़ भाड़ में ना जाए। जितना हो सकता है अपने को घर के मेंबर्स के अलावा दूसरे बाहर के मेंबर्स से दूर रहना है। अब घर के मेंबर्स को तो प्रैक्टिकल नहीं उनसे दूर रहना, लेकिन बाहर के मेंबर से दूर रह सकते हैं। इसके लिए आप अगर मस्जिद जाते हैं तो आप एक्सपोज होते हैं, तो जितना ट्राई हो सकता है घर से बाहर ना निकलें, ज़रूरी हो तो ही बाहर निकलें। ऐसी सिचुएशन ना आने दिया जाए कि आपको हॉस्पिटल जाना पड़े। अब बेस्ट तरीका है कि धैर्य रखें, पेशेंस रखें, भगवान या खुदा पे भरोसा रखें। अब ये हर आदमी के बॉडी में इस वायरस को लड़ने की क्षमता है, इसलिए इतना भयावह सिचुएशन या डेंजर सिचुएशन भी नहीं है। समझदारी से अपन जितना अपन काम कर सकते हैं, समाज में जो अपने समाज के हित के लिए और अपने हित के लिए, दूसरों के हित के लिए थोड़ी जो मुसीबत उठाकर, जैसे बाहर ना जाकर, ज़रूरी हो तो ही जाएं, बहुत सी या दूरियां रखें, सफाई रखें, हाइजीन रखें, अच्छा खाना पीना रखें, तो समाज में ये मुश्किलें जो बढ़ रही उसको कम किया जा सकता है, ताकि वो लोड जो बीमारी का है वो आगे जाकर सरकार या हेल्थ वर्कर, डॉक्टर्स, नर्स उस पर नहीं ना आए। अच्छे नागरिक की तरह व्यवहार करके कुछ चीज़ें जो अपनाएं,
जैसे रिलीजियसली आप अपनाते हैं, नमाजी होते हैं, टच नहीं, गंदा नहीं होते हैं, तो इसको भी रिलीजियस समझिए। और ऐसी चीज़ जो कुछ उपाय जो डॉक्टर्स और हमारी टीम के दूसरे डॉक्टर्स भी आने वाले वीडियो में बताएंगे, वो फॉलो करें। माइल्ड सिम्टम्स है तो डॉक्टर से बात करें, हमारी टीम के डॉक्टर्स हैं वो हेल्प करेंगे। और ज़्यादा हो गया, सांस में बहुत दिक्कत है, स्ट्रेस हो रहा है, तो फिर आगे क्या करना वो बताएंगे। थैंक यू। खुदा हाफिज़।